एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे सामाजिक अध्ययन के अध्याय 4 इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। पहले हम जो पाठ के अंदर यानी कि इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाठ के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए उनको करेंगे और वीडियो के लास्ट में जो पाठ के अंत में, अध्याय के अंत में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शुरू के 3 क्वेश्चन तो यहीं देखें स्टार्टिंग में ही। क्या हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं? दूसरा, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? और तीसरा, आदि मानव किस प्रकार रहते थे? इन 3 प्रश्नों को देखते हैं, देखिए बारी बारी से। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का आंसर ये है, यहाँ पे देखिए। फर्स्ट का क्या जो आपका क्वेश्चन दिखा था, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं? वर्तमान समय में हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं इतिहास की गणना करने के लिए। ईसा मसीह के जन्म वर्ष के बाद के वर्षों को अंग्रेजी में एडी से अंकित किया जाता है। अब इसे सीई कॉमन एरा से अंकित करते हैं अब, तथा ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पहले के वर्षों को अंग्रेजी में BCE से अंकित करते हैं। CE का मतलब है कॉमन एरा और BCE का मतलब क्या है, बिफोर कॉमन एरा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन वो है आपका, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। क्या इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है जो हमारी सहायता करते हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें मूर्तियाँ, सिक्के, शिलालेख, उपकरण और हथियार शामिल हैं। मौखिक स्रोत, लोक साहित्य, लोक कथाएँ एवं वंशावली। साहित्यिक स्रोत, वेद, महाकाव्य, यात्रा वृत्तांत और विदेशी विवरण। यह स्रोत संस्कृत की घटनाओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी, संस्कृति, यहाँ पे क्या है, संस्कृति की घटनाएं, यहाँ आ जाएगा आपका संस्कृति, घटनाओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तीसरा क्या आपका, आदि मानव किस प्रकार रहते थे? आदि मानव किस प्रकार रहते हैं, इसका आंसर देखिए। ये आदि मानव समूह में रहते थे। आदि मानव मुख्यतः शिकार पर निर्भर थे। वह भोजन व आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आदि मानव अस्थायी रूप से गुफाओं में रहते थे। आदि मानव ने पत्थर के औजार व हथियार बनाए। उसके बाद हम आएंगे पेज 60 नंबर पेज के जो क्वेश्चन आंसर है उनको देखते हैं। ये आपका 60 और 60 में ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए ये वाला। आइए आपके अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? क्या आपको याद है कि उस समय आपकी आयु क्या थी? संभवतः 5 या 6 वर्ष पूर्व की यह सभी स्मृतियां आपके अतीत का हिस्सा हैं। तो ये हर एक बच्चे के लिए इसका आंसर अलग अलग होगा। क्यों? किसी के अतीत की कोई पुरानी स्मृति कौन सी है, किसी की कौन सी है। फिर भी मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक यहाँ पे लिख दिया है कि क्या लिख सकते हैं आप इसका आंसर। ये देखिए, यहाँ लिखा मैंने, मेरी सबसे पुरानी स्मृति तब की है जब मैं 4 वर्ष का था। आप 5 के हो सकते हैं, 6 के हो सकते हैं, 3 के हो सकते हैं। मुझे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था। मैं अपने पापा से बहुत से खिलौने मंगवाता था। मैं अपने घर के पिछले आंगन में खेलता था और परिवार के साथ बहुत ही मस्ती करता था। यह आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर जो आपका 60 पेज पे है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको क्या लगता है अतीत को समझने से हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलेगी? अतीत को समझ के आप वर्तमान को समझने में हमें किस प्रकार सहायता मिलती है? इसको आंसर ये लिखा देखिए हमें, ये इसका आंसर है। अतीत का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान की परिस्थितियाँ कैसे बनी और हम कहाँ से आए हैं। यह हमें पिछले सफलताओं और गलतियों से सीखने का अवसर देता है, जिससे हम भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों
और समझों का अध्ययन करके हम विभिन्न कार्यों और निर्णयों के परिणामों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें वर्तमान और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। उसके बाद करेंगे हम पेज 63 पेज पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देखते हैं। 63 ये आपका था 60 के बाद ये 61, उसके बाद आपका 62 और 62 के बाद 63। यहाँ पे दे रखे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन, इनको देखेंगे बारी बारी से। ये ऊपर दे रखा है सामान्य संवत पूर्व और संवत सामान्य संवत, उसको बना के दे रखा है इसका। तो इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए क्या। इस प्रकार की गणना सरल होती है, ऊपर जो दे रखी है, आपने इस पाठ पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है। परंतु इसमें एक समस्या रहती है, ग्रेगोरियन तिथि पत्र में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं है। जैसे ग्रेगोरियन में क्या है, इधर आपका क्या है, सामान्य संवत होता है इस साइड में, तो इस साइड में आपका सामान्य संवत है, और इस साइड में क्या है, सामान्य संवत पूर्व। लेकिन यहाँ बीच में कोई शून्य नहीं होता इसके अंदर। यहाँ से स्टार्ट हो, जैसे सामान्य संवत 1 ले लिया, ये सामान्य संवत 1 होगा, उधर चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य संवत पूर्व 1 हो जाएगा। 0 नहीं होता इसके अंदर, उसके कारण दिक्कत होती है थोड़ी बहुत इसके अंदर। ग्रेगोरियन तिथि पत्र में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। वर्ष एक सामान्य संवत और एक सामान्य संवत पूर्व के तुरंत बाद आता है। यानी कि देखिए यहाँ अगर बात करें ना, यहाँ आपका क्या है, एक, ये आपका क्या होगा, सामान्य संवत है, और ये आपका क्या है, सामान्य संवत पूर्व, सामान्य संवत पूर्व, ये एक और ये भी एक, और ये आपका क्या है, सामान्य संवत। इसके तुरंत बाद आ रहा भी है, तुरंत बाद आता है 2 सामान्य संवत पूर्व से 2 सामान्य संवत तक एक सरल रेखा बनाइए। कहाँ से बनानी है आपने, 2 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 2 सामान्य संवत तक बनानी है। आप देखेंगे कि शून्य वर्ष की अनुपस्थिति के कारण इन 2 तिथियों के मध्य केवल 3 वर्ष ही होंगे भी। वैसे कोई देखा कि 2 वर्ष ये हो गए, 2 होगी तो 4 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें बीच में शून्य नहीं है तो 3 ही आएंगे भी इसके। तो बना के दिखाना हमने, तो मैंने इसको यहाँ बनाया, देखिए यहाँ क्या ले लिया, सामान्य संवत पूर्व, BC, बिफोर कॉमन एरा, और ये क्या आपका कॉमन एरा, तो ये एक और ये एक। यहाँ क्या दिखा दिया मैंने, 2 सामान्य संवत पूर्व, और ये आपका क्या है, 2 सामान्य संवत। तो इनके बीच में कितनी ईयर आए, देखिए 1, 2 और 3, तो बीच में कितने साल आए, 3 साल ही आए इनके बीच में भी। तो क्या लिखा, देखिए ये तो आप इसका इस ढंग से आपको संख्या रेखा पे इसको दिखा देंगे, इसको ये दिखा दिया हमने ऐसे। तो बीच में कितने साल आ रहे हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3। ग्रेगोरियन तिथि पत्र कैलेंडर में कोई भी वर्ष शून्य वर्ष के रूप में अंकित नहीं किया गया है। वर्ष एक सामान्य संवत पूर्व के तुरंत बाद आता है। अतः 2 सामान्य संवत पूर्व से 2 सामान्य संवत तक गणना करने पर इनके मध्य केवल क्या आएंगे, आपके 3 वर्ष ही होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, देखिए किसी भी सामान्य संवत पूर्व और सामान्य संवत की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर उसमें से 1 घटा देना चाहिए। ऊपर की दी गई तिथि में जैसे क्या है, सामान्य संवत पूर्व कितना था, 2, सामान्य संवत कितना है, 2, तो क्या कर दिया, 2 में 2 जोड़ के 1 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 घटाइए, यानी क्या हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। यानी कि अगर आपको निकालना है ना कि इन 2 सामान्य संवत पूर्व और सामान्य संवत के बीच में अगर आपको अंतर निकालना है तो दोनों को जोड़ के उसमें से 1 घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ था जैसे घटा दीजिए, ऊपर की स्थिति में जैसे ये हो गया आपका। तो इसको यहाँ देखते हैं क्या लिखा है इसका, देखिए ये देखिए ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। वहाँ पे सीधा क्या, देखिए ये तो पहला हो गया, और दूसरे के अंदर ये बात बता रखी कि 2 सामान्य संवत पूर्व और सामान्य संवत को जोड़ के उसका आपका आंसर बता सकते हैं। अब सीधा ये करना, आपको अपने सहपाठियों के साथ कुछ ऐसे उदाहरणों का अभ्यास कीजिए, ऐसे कुछ उदाहरण, यानी कि इसकी तरह कुछ उदाहरण लेके। उदाहरणार्थ यदि हम महात्मा बुद्ध के प्रश्न पर लौटें, मान लीजिए आज हम 2024 सामान्य संवत में हैं, या आप बात करें तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो क्या है, 2025 सामान्य संवत है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म क्या बनेगा, 560 प्लस 2024 के बजाय 25 ले लेंगे आज हम, तो उनका जन्म कब होएगा, फिर 2583 वर्ष पूरा होएगा, से पूरा होएगा। तो यहाँ लिखा मैंने इसका, देखिए ये लिखा इसका आंसर मैंने,
ये रहा 100 सामान्य पूर्व से 2024 तक अगर बात करें, 100 से 2024 तक उदाहरण दे रखे कुछ ये 100 प्लस 2024 एक घटा देंगे 2123 वर्ष आ जाएंगे। 400 सामान्य संवत पूर्व से 1250 तक 400 में 1250 जोड़ देंगे, एक घटा देंगे 1650 माइनस से क्या हो जाएगा 1649 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो जैसे उदाहरण किसका दे रखा है, महात्मा बुद्ध का जन्म 560 में और ये कितना 2024। अगर आज हम 2025 माने तो, अगर 2025 माने तो देखिए 560 और आज अगर 2025 है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 5 6 और 2 8 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 और फिर उसमें से क्या कर देंगे एक घटा देंगे। तो आज के हिसाब से कितना हो जाएगा 2584 वर्ष पूर्व हुआ था अभी किसका जन्म, महात्मा बुद्ध का। अब इसमें क्या बताया था कि इस तरह के कुछ और उदाहरण लेने हैं, तो किस इस तरह के कुछ और उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। ये मैंने इस तरह के कुछ और उदाहरण आपको बता दिए हैं यहाँ पे, ये इस तरह के कुछ और उदाहरण है यहाँ पे। क्लियर है मेरे ख्याल से। अब करेंगे पेज 65 पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, पेज 65 65 पेज पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देखते हैं। 65 ये आपका 63 था, ये पेज 63, फिर आपका पेज 64, उसके बाद आपका पेज 65। ये देखिए भी यहाँ पे पेज 65, इसमें क्या करना आपने, ये दे रखा है एक ही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 1900 सामान्य संवत से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाइए, यानी 1900 सामान्य संवत और आज तक यानी कि 2025। इस पर अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन एवं अपनी जन्म तिथियों को अंकित कीजिए। साथ ही 20वीं शताब्दी सामान्य संवत के आरंभ व अंतिम वर्ष को भी अंकित कीजिए, 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग और अंत। तो 20वीं शताब्दी का स्टार्ट कहाँ से होगा 1901 से होएगा और अंत कहाँ पे होगा 2000 पे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिखा दिया स्टार्ट कहाँ से कर दिया 1900 सामान्य संवत से कर दिया और यहाँ पे कितना कर दिया 2025। सबसे पहले देखिए दादाजी का जन्म 1962 और फिर नाना का जन्म 1963, दादी जी का जन्म 1964, मामी का 1965, पिताजी 1987, माता 1988, बहन का 2012 और भाई का 2014 और लास्ट में क्या दिखा दिया आपने 2025 इसको दिखा दिया है। उसके बाद आपका आएगा ये पेज 67 के जो क्वेश्चन आंसर हैं 67 पेज के, उनको देखते हैं। 67 पेज ये आपका, हाँ ये कुछ और भी दे रखा है यहाँ पे पेज 65 वाला। क्या है यहाँ पे, क्या आप अपने माता एवं पिता परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं। माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, नाना नानी। ऐसे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी की एक वंशावली बनाइए, उनके नामों का पता लगाइए और यह भी कि वह जीवन व्यापन के लिए क्या करते थे एवं उनका जन्म कहाँ हुआ था। साथ ही आप उन स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए जहाँ से आपने ये सूचनाएं प्राप्त की। तो पहले देखिए ये बना रखा है, यहाँ बनाया हमने इसको। यहाँ आप जैसे क्या कर देंगे दादा और दादी, इस जगह पे आप क्या करेंगे अपने दादा का नाम लिख लेंगे, यहाँ पे अपनी दादी जी का नाम लिख लेंगे। फिर आपके दादाजी क्या काम करते थे, जैसे जिंदा हैं तो आज हैं अभी तो मिल जाएंगे आपके दादाजी, कृषि करते थे, नौकरी करते थे या दुकानदारी करते थे। जन्म स्थान जैसे यहाँ पे मैंने भिवानी लिख दिया और सूचना का स्रोत किससे पता चला जन्म प्रमाण पत्र से। ऐसे यहाँ पे आप अपनी दादी जी का नाम लिख देंगे, व्यवसाय वो गृहिणी है या कोई नौकरी करती है लिख देंगे। फिर आपकी दादी जी का जन्म कहाँ हुआ, जैसे मैंने इशार लिख दिया, कैसे पता चला जन्म प्रमाण पत्र से। ऐसे ही यहाँ पे आप क्या लिख देंगे अपने नाना का नाम, जो भी आपके नाना का नाम उसको लिख देंगे। यहाँ अपनी नानी का नाम लिख देंगे, नाना जी जैसे क्या करते थे नौकरी करते थे, जन्म स्थान कैथल में, जन्म प्रमाण पत्र से आपको पता चला। ऐसे यहाँ पे नानी जी का नाम गृहिणी कैथल, जन्म प्रमाण पत्र से पता चल जाएगा। ऐसी परदादा की आप अपने परदादा का नाम लिखेंगे, कृषि करते थे, दीवानी और मौखिक यानी कोई जन्म प्रमाण पत्र उनका नहीं है। ऐसे ही परदादी का नाम गृहिणी है या नौकरी करती थी उस समय, इशार हो गया जन्म स्थान, और ये भी जानकारी आपको मौखिक मिली है। ऐसी परनाना की बात करें, यहाँ परनाना का नाम कृषि करते थे, जन्म स्थान कुरुक्षेत्र, वो जानकारी मौखिक मिली है आपको। यहाँ पे परनानी का नाम गृहिणी कैथल जिले से, और ये जानकारी कुरुक्षेत्र ने क्या लिखी आप मौखिक लिखेंगे, गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा आपको कैसे पता चलेगा, ये भी मौखिक मौखिक मौखिक, ठीक है। फिर आपको पता कैसे चला, इसके लिए यहाँ लिखा है मैंने, देखिए ये लिखा है मैंने, क्या लिखा है, मेरे पिता और माता अपने माता पिता यानी कि मेरे दादा दादी
और परदादा परदादी के बारे में जानते हैं। मुझे अपने दादा दादी और नाना नानी की जानकारी उनके जन्म प्रमाण पत्र से मिली। जन्म प्रमाण पत्र से मेरे माता पिता ने मेरे परदादा परदादी और परनाना परनानी के बारे में मौखिक रूप से जानकारी दी। हाँ, मुझे इस जानकारी पर पूरा भरोसा है। ये आपका हुआ पेज 65 का। और क्या है पेज 65 में, यहाँ देख लेते हैं क्या है पेज 65। उसके बाद पेज 67 है। अभी पेज 67 यानी 67 पेज पे देखते हैं। ये 66 और ये क्वेश्चन भी, ये आपका है पेज 67। ये पेज 67, यहाँ क्वेश्चन क्या देखिए 67 पे, क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तक, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं? कैसी सूचना आप इनसे एकत्र कर सकते हैं, इसके बारे में देखिए। तो ये इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे 67 पेज पे। हाँ, घर के आसपास दिखने वाली यह चीज़ें परिवार के पिछले इतिहास को बताती हैं। पुराने सिक्के बताते हैं कि वे किस साल में बने थे और किस सामग्री से बने हैं। पुरानी किताबें उस समय के ज्ञान, संस्कृति और फैशन के बारे में बताती हैं, जबकि कपड़े, आभूषण और बर्तन हमें उस युग के बारे में बताते हैं। उस काल की वास्तुकला, उस काल की सामग्री की गुणवत्ता, उस है भी यहाँ पे उस। पुराने घरों या इमारतों से हमें उस काल की वास्तुकला के बारे में पता चलता है। तो ये आपका पेज 67 वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर है। और पेज 67 के बाद 70 पेज में 70 पेज पे चलेंगे हम। पेज 70 पे चलते हैं। देखिए, ये आपका पेज 67 था और 67, हाँ, इससे पहले 68 पेज पर वो देखिए, यहाँ क्या दे रखा है। अगले पृष्ठ पर इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए, कुछ चित्र दे रखे हैं। ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं एवं आपके अनुसार क्या दर्शा रही हैं, वस्तुएं क्या दिखा रही हैं। चित्र के सम्मुख दिए गए स्थान में वस्तु से संबंधित प्राप्त जानकारी को लिखिए। ये आंसर भी देखिए। ये कोई सिक्का दिख रहा है आपको, ये वाला, यह सम्राट समुद्रगुप्त के समय जारी किया गया सोने का सिक्का है। इस सिक्के पर सम्राट समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला क्या देखिए, ये वाली फिगर अगर हम देखते हैं तो यह सुंदर हीरो स्टोन की छवि है। इसमें एक युद्ध में एक नायक की तरह एक व्यक्ति के बहादुरी और साहस को दर्शाया गया है। नेक्स्ट जो दिखा रखा है वो आपका है, ये वाला जो चित्र दिखा रखा है, यह चित्र सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ को दर्शाता है, जो भारत के सारनाथ में स्थित है। इसमें 4 शेरों की आकृति है जो एक दूसरे से सटे हुए हैं और यह सम्राट की शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व को दर्शाता है। अब देखिए, अब एक ये चित्र दे रखा आपको यहाँ पे कि इस चित्र को देखना है और इस चित्र को देख करके यहाँ क्या लिखा देखिए। ऊपर दिए गए चित्र में शैलाश्रय यानी गुफाओं की बात कर लीजिए। आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखिए। आप इनमें से किस किस गतिविधि को पहचान सकते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी यहाँ क्या क्या दिखा रखा है, आपने उनका विवरण बताना है अभी। तो यहाँ लिखे देखिए इसका आंसर आपका। देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में शैलाश्रय यानी गुफाओं को कह सकते हैं आप में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियां दिखाई गई हैं। इन गतिविधियों में शिकार, भोजन इकट्ठा करना, औजार बनाना, आग जलाना और गुफा चित्रकला जैसी गतिविधियां पहचानी जा सकती हैं। क्या है देखिए इसमें शिकार, पहले क्या शिकार आरंभिक मानव भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे। फिर भोजन इकट्ठा करना,
वे फल, सब्जियां, जड़ें और अन्य खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते थे। औजार बनाना। उसके बाद वे पत्थरों और हड्डियों से औजार बनाते थे जिनका उपयोग शिकार, भोजन तैयार करने और अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। फिर आपका आग जलाना। आग जलाना, आग का उपयोग गर्मी, रोशनी और खाना पकाने के लिए किया जाता था। साथ ही जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। उसके बाद आपका गुफा चित्रकला। चित्र में देख रहे हैं गुफा चित्रकला भी है। वह गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे जो उनके जीवन, शिकार और धार्मिक विश्वासों को दर्शाते थे। उसके बाद पेज 71, 71 पेज पर देखते हैं क्या 71 पेज पे पेज 71 की बात करते हैं। यह आपका 70 था और फिर 71 पेज। अगले पृष्ठ पर दी गई चित्र का अवलोकन कीजिए। यह कुछ सहस्त्राब्दी पूर्व कृषक समुदाय की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। उन गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनकी आप पहचान कर सकते हैं। यानी कि ये चित्र दे रखा है, इसमें आपने देखना है कि ये किसान दिखा रहे हैं जैसे क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे फसल काट रहे हैं, ये फसल का गट्ठर लेके जा रहा है, ये भेड़ों को लेके जा रहा है, यहाँ क्या करे खाना पका रहे हैं, यानी कि इसका मतलब आग है यहाँ पे। ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ये कोई काम कर रहा है जैसे लोहे वगैरह कुछ ना कुछ काम कर रहा है औजार से। उधर पशु भी पाल रखे देख रहे हैं अपने को। तो यहाँ क्या है इसके, देखिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये इसके आंसर दे रखे हैं। कुछ लोग कटी फसलों के गट्ठर लिए हुए हैं जो कटाई का संकेत है। इनके उस टाइम पर कटाई कर रही थी। भेड़ों को चराते हुए दिखाया गया है तथा एक कुत्ता भी मौजूद है जो पशुओं को चराने और पालतू बनाने का संकेत है। भेड़ चरा रहे हैं, कुत्ता भी, इसका मतलब पशुओं को चराते थे और पशुओं को पालतू भी बनाना शुरू कर रखा है। झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो बस्ती निर्माण का संकेत है। झोपड़ियाँ, इसका मतलब बस्तियाँ बन गई है। लोग खाना बनाने या शिल्पकला जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो दैनिक जीवन और शिल्पकला के पहलुओं का संकेत हैं। उसके बाद यह आपका पेज 174 पर जो पाठ के अंत में दिए गए हैं उन क्वेश्चन का है। इनको देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने परिवार, यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव का इतिहास लिखिए, अपने गांव का इतिहास। परियोजना के लिए अपने शिक्षक से मार्गदर्शन हेतु निवेदन कीजिए। यानी आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते अपने परिवार और अपने गांव का इतिहास लिखने की आपने इसके अंदर कोशिश करनी है। ये हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होगा। अपने अपना इतिहास की अगर बात करते हैं तो, अपने परिवार के इतिहास की बात करते हैं तो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होगा अपने हिसाब से। बाकी मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दे रखा है कुछ, जैसे यहाँ देखिए कहाँ से अध्ययन किया है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पुरानी तस्वीरों, दस्तावेज़ों और परिवार की कहानियों का उपयोग करके मैंने अपने परिवार का इतिहास खोजा। ये हर एक बच्चे का अपना अलग अलग हो सकता है। मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको बता, जैसे पिता की ओर से यानी पितृक पक्ष में क्या है, दादा दादी, परदादा परदादी, इनके बारे में बताएंगे। जैसे दादा रणबीर, गांव मिलकपुर से दुकानदार, और दादी जी क्या हैं, बीरमती, गांव मसूदपुर से गृहिणी। फिर परदादा और परदादी, परदादा गांव मिलकपुर से किसान, और परदादी गिन्नी देवी गांव शेखपुरा की गृहिणी। फिर है माँ की ओर से या मातृक पक्ष, नाना नानी, नाना जी कहाँ से, दयाल सिंह, गांव फतेहपुर के किसान, और नानी क्या है, माया देवी, गांव नोच की गृहिणी। परनाना और परनानी, परनाना जैसे राम स्वरूप, गांव नोच के किसान, और परनानी कमला देवी, गांव पाई की गृहिणी। स्रोत क्या यानी जानकारी कहाँ से मिली, पुरानी तस्वीरें, पहचान पत्र,
पत्र और परिवार के सदस्यों द्वारा सुनाई गई मौखिक कहानियों के आधार पर ये आंसर लिखे हैं। ये प्रोजेक्ट बनाया है हमने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है ये दूसरा, क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। ये कहता है कि क्या हम इतिहासकारों को जासूसों की तरह मान सकते हैं क्या? ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं। जासूस किसी भी मामले को सुलझाने के लिए घटनास्थल से कुछ सबूत जैसे कोई दस्तावेज या वस्तु आदि के जरिए जानकारी इकट्ठी करते हैं। वे सूचनाओं को इकट्ठी करते हैं तथा स्रोतों की जांच करते हैं। इसके बाद वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार इतिहासकार भी अतीत के बारे में जानने के लिए पुराने दस्तावेजों, कलाकृतियों तथा अन्य सबूतों की जांच करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं इतिहासकार एक किस्म से जासूसों की तरह ही होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तिथियों के साथ कुछ अभ्यास। समय रेखा पर निम्नलिखित तिथियों को काल कर्मानुसार लगाइए। जैसे कि 323 सामान्य संवत, 323 सामान्य संवत पूर्व, यानी कि ये क्या आएगा राइट साइड में और ये क्या आएगा लेफ्ट साइड में। ऐसे ही 100 सामान्य संवत, 100 सामान्य संवत पूर्व, 1900 सामान्य संवत पूर्व, 1090 सामान्य संवत और 2024 सामान्य संवत। इनको आपने जचाना है। मैंने आपके लिए इसको जचा रखा है। ये फर्स्ट पार्ट ये जचा दिया यहाँ पे देखिए। सबसे पहले 1900 ईस्वी पूर्व यानी कि सामान्य संवत पूर्व है, और फिर आपका 323 सामान्य संवत पूर्व, ये क्या हो जाएगा 100 संवत पूर्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 100 संवत या ईस्वी। 323 सामान्य संवत, 1090 सामान्य संवत और 2024 सामान्य संवत। ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो पूछा क्या है वो, यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व में हुआ तो बताइए उनका जन्म किस शताब्दी में हुआ। 320 सामान्य संवत पूर्व, इट मीन्स चौथी शताब्दी हो जाएगी। सामान्य संवत पूर्व की चौथी हो जाएगी। तो यहाँ इसका आंसर दूसरे पार्ट का ये देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व में हुआ, इसलिए उनका संबंध चौथी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से था। चौथी शताब्दी के सामान्य संवत पूर्व से। चौथी शताब्दी किसकी? सामान्य संवत पूर्व की। इसी के अंदर दूसरा पार्ट क्या है, उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पश्चात हुआ। किसका? सम्राट चंद्रगुप्त का। तो आपको किसका पता होना चाहिए, बुद्ध का जन्म और सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म। इन दोनों को करेंगे देखिए, यहाँ करेंगे देखिए, यहाँ किया हमने इसको। बुद्ध का जन्म 563 सामान्य संवत पूर्व में हुआ, चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व में हुआ। अंतर कितना हो गया, 563 में से 320 घटा दिए 243 वर्ष। यानी कि उनका जन्म किसका? सम्राट चंद्रगुप्त का बुद्ध के जन्म के 243 वर्ष पश्चात हुआ। फिर इसी का तीसरा पार्ट तीसरे पार्ट में क्या देखिए, झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संवत में हुआ। उनका संबंध किस शताब्दी से हुआ? तो कौन सी शताब्दी हो जाएगी? 19वीं शताब्दी हो जाएगी। उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में। तो स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ था, ये इसका आंसर बताना। झांसी की रानी देखिए ये वाला, झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संवत में हुआ। यह 19वीं शताब्दी कहाँ से कहाँ तक होती है? 1801 से लेकर 1900 तक में आता है। और भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली, सामान्य संवत में मिली थी। तो अंतर क्या हुआ, 1947 में से 1828 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 119 वर्ष। तो उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से 119 वर्ष पूर्व हुआ था। ये थर्ड पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट की अगर बात करते हैं, फोर्थ देखिए, 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि रूप में बदलिए। 12,000 वर्ष पूर्व को 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि रूप में बदलना है। 12,000 वर्ष पूर्व को देखिए, अगर आज के हिसाब से करें तो यदि हम वर्तमान में वर्ष को 2025 माने तो 12,000 वर्ष पूर्व यानी कि क्या कर देंगे, 9,976 वर्ष हो जाएंगे भी। तो कैसे लिखेंगे, 12,000 में से 2025 घटा के एक जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा 9,976, जो कि 9,975 ईसा पूर्व है। 9,975 क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व, सामान्य संवत पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या देखिए, किसी निकटतम संग्रहालय के भ्रमण की योजना बनाइए।
संग्रहालय की प्रदर्शनियों के विषय में पहले से कुछ जानकारी जुटा लीजिए। इस भ्रमण के दौरान टिप्पणियां तैयार कीजिए। भ्रमण के पश्चात एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए और उसमें भ्रमण से जुड़ी स्मृतियों एवं रोचक बातों या घटनाओं को रेखांकित कीजिए। ये आप कोई भी भ्रमण जहाँ पे आप गए हैं उसका वर्णन आप इसके अंदर कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एक ये लिखा, जैसे देखिए ये उदाहरण के लिए, आप इसकी जगह कोई और भी हो सकता है आपका, ये समझाने के लिए कुछ तो बताए ना। तो संग्रहालय भ्रमण रिपोर्ट कुरुक्षेत्र, यानी संग्रहालय भ्रमण रिपोर्ट किसकी? कुरुक्षेत्र की है। संग्रहालय का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र संग्रहालय। क्या लिखा है रिपोर्ट में देखिए, कुरुक्षेत्र संग्रहालय कुरुक्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को जानने का एक स्थान है जिसका केंद्र बिंदु महाभारत महाकाव्य है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध, भगवत गीता और भगवान कृष्ण से संबंधित प्रदर्शनियां देखने को मिली। संग्रहालय में कलाकृतियां, मूर्तियां, चित्रकारी और पांडुलिपियां भी थी जो इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालती हैं। फिर नीचे भ्रमण तिथि 23 जुलाई 2025। ये आपका होगा 4th क्वेश्चन। और फिर 5th क्वेश्चन, 5वां, अपने विद्यालय में किसी पुरातत्व विज्ञानी अथवा इतिहासकार को आमंत्रित कीजिए और उनके स्थानीय इतिहास एवं उसे जानना क्यों महत्वपूर्ण है इस विषय में व्याख्यान देने का आग्रह कीजिए। तो ये खुद करना आपको, जैसे टीचर करवाएंगे आपके स्कूल में। उदाहरण के लिए मैंने आपको जैसे कि यहाँ बता दिया है, क्या ये आंसर लिख सकते हैं आप इस तरह का, या ये आंसर लिख सकते हैं। स्थानीय इतिहास का ज्ञान हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा समुदाय कैसे विकसित हुआ, किन चुनौतियों का सामना किया और किन उपलब्धियों को हासिल किया। यह हमें अपने पूर्वजों के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानने का अवसर देता है। स्थानीय इतिहास का अध्ययन हमें अपने आसपास की विरासत जैसे कि ऐतिहासिक इमारतें, स्मारक और परंपराएं को संरक्षित करने और महत्व देने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने क्षेत्र की विशिष्ट पहचान को समझने में मदद करता है और हमें अपने समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार आपका ये पार्ट 4 जो है कंप्लीट है, जिसमें हमने पूरे लेसन के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।